गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में स्टडी कर चुके हैं कि कुछ एडजस्टमेंट हैं जो हमें करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन है जो हमें करनी पड़ती हैं। उन कैलकुलेशन में हम एक कैलकुलेशन तो कर चुके हैं जो थी सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने से रिलेटेड थी। तो हम निकाल चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाली जाती है। लेकिन अब जो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है वो आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड, कि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कहां शो करनी है, कैसे शो करनी है, ये उससे रिलेटेड हमारा पॉइंट है। तो यहां एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के केस में गुडविल को एडजस्ट करने से पहले हमारे पास पॉइंट ये आता है कि गुडविल है कितनी। तो यहां हमारा जो आज की वीडियो होगी वो इसी से रिलेटेड है कि हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं सबसे पहले। अब गुडविल की वैल्यू निकालने से पहले हमें ये जरूर पता हो कि गुडविल कहते किसको है। अब गुडविल है क्या कि गुडविल हम उस रेपुटेशन की वैल्यू को कहते हैं, उस रेपुटेशन जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह की बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन कम प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसी तरह का वर्क करने वाली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कम प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो उसकी गुडविल की वजह से ही अर्न कर रही है। तो यहां हमारा क्या है, हम क्या कहेंगे कि जिस रेपुटेशन की वजह से एक फर्म दूसरी फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो जिस रेपुटेशन की वजह से ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उस रेपुटेशन की वैल्यू जो है वो हमारे लिए गुडविल होगी। द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वन एंटरप्राइजेज और वन ऑर्गेनाइजेशन अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन द सेम ट्रेड, कि वो भी इसी तरह का वर्क ही कर रही है। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो फर्नीचर के वर्क में कर रही है तो उसका कंपैरिजन भी फर्नीचर वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हो रहा है। तो यहां चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुडविल हम पढ़ चुके हैं कि गुडविल कहते किसको है। ये गुडविल दो तरह की होगी, ये गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है नॉन परचेज्ड गुडविल। नॉन परचेज्ड गुडविल को यहां हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। साफ सी बात है, यहां जैसे ही नाम इनका है कि परचेज गुडविल उसको कहते हैं जो हमने परचेज की हो या जिसके बदले में हमने कुछ पेमेंट की हो। और दूसरी तरफ होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल से ही हमें यहां पर पता लग रहा है कि ये वो गुडविल है कि जो हमने परचेज नहीं की, ये हमने परचेज नहीं की है। यहां सेल्फ जनरेटेड से मतलब है कि इट अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कि ये हमने अर्न की है बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ इट्स पार्टनर और मैनेजमेंट। ये हमने खुद अर्न की है, ये हमने किसी से परचेज नहीं की है। और यहां पर क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी होती है। इसको हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कह सकते हैं, जो कि काफी सारे फैक्टर की वजह से जनरेट हुई होगी। वो फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे आपकी बुक्स में भी गिवन है कि फेवरेबल लोकेशन की वजह से या उसकी एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से या उनके प्रॉफिट का जो ट्रेंड है उसकी वजह से, ये कई सारे फैक्टर है जिसकी वजह से ये गुडविल जो है इंटरनली जनरेट हो सकती है। इन दोनों केस में आपने ध्यान रखना है, हम अपनी बैलेंस शीट में परचेज गुडविल को ही शो किया करते हैं। हम अपनी बुक्स में परचेज गुडविल को ही शो किया करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि गुडविल की वैल्यूएशन किस केस में की जाती है, जब हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। तो मींस यहां क्या है कि जो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है गुडविल, उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि ये तो था हमारा कि गुडविल किसको कहते हैं। गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज गुडविल कौन सी है, बैलेंस शीट में हमने कौन सी शो करनी होती है। अब हम बात करते हैं हमारे वैल्यूएशन से रिलेटेड कि ये तो थी। अब हमें अगर ये कहना पड़े कि हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखिए ये है कि गुडविल की वैल्यूएशन डिपेंड करती है परचेज करने वाली फर्म के ऊपर और सेल करने वाली फर्म के ऊपर। तो यहां मीन्स यहां पार्टनरशिप फर्म के केस में तो अगर हम कहें कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि वो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और बेसिकली जो भी वहां पर लिखा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग ही गुडविल कैलकुलेट करेंगे।
नॉर्मल जो मेथड यूज किए जाते हैं बिजनेस के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में गुडविल को कैलकुलेट करने के, वो है हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। इनमें से एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये नॉर्मल मेथड है जो बेसिकली यूज किए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के केस में, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज एक फर्म इसलिए करती है क्योंकि वो इंटरेस्टेड होती है ये जानने में, क्योंकि जो भी उसने बिजनेस परचेज किया है वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया है। तो फर्म ये जरूर जानना चाहेगी कि एस्टिमेट लगाना चाहेगी कि आने वाले टाइम में उसको एवरेज प्रॉफिट कितने होंगे उस बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से, मीन्स उसको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता रहेगा। इसके लिए वो क्या करती है, एवरेज प्रॉफिट का यूज करती है इसमें, क्योंकि फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रॉफिट विच इट विल गेट इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां इसी के लिए वो क्या करती है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करती है कि आने वाले टाइम में उसको जो भी प्रॉफिट होंगे वो उसके बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करती है। तो इसलिए हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। तो यहां मेन पॉइंट है हमारा एवरेज प्रॉफिट से, कि फर्म क्या चेक करती है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, कि जिस बिजनेस को वो परचेज करने जा रही है उसका एवरेज प्रॉफिट क्या है। और वो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि वो एवरेज प्रॉफिट वो है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से प्रॉफिट उसमें ऐड नहीं है जो कभी कभार होने वाली है या बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अब नॉर्मल एक्टिविटी किसको कहते हैं, कि ये सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे अगर एक बुक सेलर की बात करें तो उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी है बुक्स को सेल करना, स्टेशनरी को सेल करना। एक किराना स्टोर वाले की अगर हम बात करें तो किराना स्टोर वाले के लिए नॉर्मल एक्टिविटी है जो नॉर्मल वहां पर सामान है, कि जैसे सीड्स वगैरह हुई, ये वीट्स वगैरह हुई, या राइस वगैरह हुए, शुगर वगैरह हुआ, इन चीजों को बेचने से जो उसके पास प्रॉफिट होता है, मीन्स नॉर्मल जो कन्फेक्शनरी वगैरह जो गुड्स वगैरह हैं उनको बेचने से जो उसको प्रॉफिट होगा वो उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। लेकिन अगर एक किराना स्टोर को इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, जो उसके पास काउंटर पड़ा था उसको बेचने की वजह से हो रहा है, तो वो उसके लिए उसकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसकी नॉर्मल एक्टिविटी तो है जो मेन जो सामान है उसका, जो वीट्स हुई या कोई सीड्स वगैरह हुए तो उसको सेल करने की वजह से जो है। तो यहां हमारे पास ये हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम उस प्रॉफिट के बेस पे एवरेज निकालनी है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हो, जो नॉर्मल प्रॉफिट हो। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग यहां उस नंबर ऑफ ईयर से है कि उसको सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना टाइम लगता। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू दैट नंबर ऑफ ईयर्स विच द फर्म विल एक्सपेक्ट, कि जो फर्म को लगता है कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितने साल लग जाते, उसको कहते हैं हम यहां नंबर ऑफ ईयर परचेज। कि जैसे ए जो है बी का बिजनेस जो है परचेज करने जा रही है फर्म, ए जो है बी का बिजनेस परचेज करने जा रही है। अब बी का बिजनेस परचेज करती है तो वो ये सोचती है कि उसको आने वाले टाइम में 50,000 पर मंथ अर्निंग होगी। तो 50,000 पर मंथ अर्निंग होगी, तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये है कि अगर ए बी का बिजनेस परचेज ना करती और उसको बिजनेस को खुद स्टार्ट करती तो उसको सेम प्रॉफिट अर्न करने में कितना टाइम लग जाता, मींस उसको 50,000 पर मंथ अर्न करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता, कितने ईयर्स एफर्ट करने पड़ते, तो उन ईयर्स को ही यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। और यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में इन्हीं 2 पॉइंट का यूज बहुत ज्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब है यहाँ उस प्रॉफिट से जो नियर फ्यूचर में उस फर्म को होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर रही है। क्योंकि यहां पर हम परचेज करने जा रहे हैं तो हम यहां पर ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कितना प्रॉफिट होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ये भी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो कैलकुलेशन के लिए यहां हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और कुछ केसेस देख रहे हैं
कि किस किस तरह के केस आपके पास इन क्वेश्चन में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन एक, जैसे यहां पर पहले ही वर्ड लिखा हुआ है एबनॉर्मल, कि जैसे मानकर चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है 2018, 19, 20। ये कहा गया 2018 में तो लॉस था 90,000 का, 2019 में प्रॉफिट था 65,000 का, 2020 में प्रॉफिट था 1,77,000 का। लेकिन इससे रिलेटेड केसेस क्या क्या आ सकते हैं? अब ये तो उसने प्रॉफिट बताया, लेकिन वो ये कह सकता है कि इस ईयर के प्रॉफिट में कुछ ऐड था, कुछ लेस था, इसमें भी और इसमें भी। तो वो किस किस तरह से केस पूछता है वो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन कहते किसको है? एबनॉर्मल, यहां नॉर्मल ना हो कि एबनॉर्मल है, तो यहां मीन्स क्या है कि ये जो गेन हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिजनेस की नॉर्मल किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, ये कोई अनएक्सपेक्टेड था, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट था। तो हम तो जब मान लो बिजनेस परचेज करेंगे, हम तो उस प्रॉफिट को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं जो हमें हर एक साल होता रहेगा। हमें उस प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना जो हमें अब हो गया लेकिन ये नहीं पता नेक्स्ट टाइम वो कब होगा या जो काफी साल के बाद होगा। हम तो सिर्फ उस नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो चेक कर रहे हैं, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है। तो मीन्स यहां पर हम बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनसे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की बात करेंगे। जो और किसी एक्टिविटी की वजह से अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमारे लिए वो एबनॉर्मल गेन है, उसको हम यहां से लेस कर देंगे। अब जैसे सेम वही चीज, किराना स्टोर ने अपना काउंटर सेल किया था जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स थी, उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है उसकी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से नहीं है। अब जब हम उसके बिजनेस को परचेज कर लेंगे तो ये प्रॉफिट जरूरी, ये ऐसा नहीं है कि हमें अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा। तो इसलिए हम क्या है, ये हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहां से लेस कर देते हैं। हमें सिर्फ वो प्रॉफिट, अब जैसे ये कह दिया जाए आपको कि ये 60,000 एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था 2019 के प्रॉफिट में, तो मीन्स यहां क्या है कि यहां 60,000 प्रॉफिट भी इस ईयर में ऐड है। तो अगर हम कहें कि इस 65,000 में 60,000 तो उस फर्नीचर को सेल करके जो प्रॉफिट आया उसके इंक्लूड है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि रियल में जो प्रॉफिट था, नॉर्मल बिजनेस का जो प्रॉफिट था, वो सिर्फ 5,000 था 2019 में। तो मीन्स हमने करना क्या है, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल गेन ऐड है तो हमने उसको यहां से डिडक्ट कर देना है। उसके बाद ये था हमारा पॉइंट। इसी तरह से एबनॉर्मल गेन ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो पर्सन किराना स्टोर पे वर्क कर रहा है, जिसका किराना स्टोर है, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रखे उस पर अगर कोई उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी उसकी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं है, क्योंकि उसकी बिजनेस की एक्टिविटी तो मैं पहले बता चुका हूं कि क्या है, कि राइस सेल करना, वीट सेल करना, शुगर सेल करना, या कुछ और जो हमारा डेली रूटीन का जो सामान होता है उस सामान से रिलेटेड उसका वर्क होता है। तो यहां अगर उस वर्क की वजह से प्रॉफिट नहीं है तो हम उसको एबनॉर्मल गेन कहेंगे और यहां से लेस कर देंगे। चलिए, ये था एबनॉर्मल गेन। इसी तरह ही होता है एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होता है एक। एबनॉर्मल लॉस हम किसको कहते हैं? ये वो लॉस है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हुए नहीं हुआ। कि जैसे एक बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे हमने कहा, हम किराना स्टोर का एग्जांपल लेते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कुछ परचेज कर रहा है, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने कॉस्ट ज्यादा कर दी है और जो सेल प्राइस है वो कम था, उसकी वजह से अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो उसका नॉर्मल लॉस माना जाएगा। कि जैसे कि उसने कुछ आपने कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, ज्यादा छूट दे दी, तो इसकी वजह से अगर उसको कोई लॉस होता है, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए तो इसकी वजह से अगर कोई लॉस होता है, फिर तो हम मानते हैं कि उसकी नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से लॉस है। लेकिन अगर उस किराना स्टोर को वही फर्नीचर सेल करने पे लॉस हो जाता तो वो उसके लिए नॉर्मल लॉस नहीं था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लॉस उसको लास्ट ईयर जो इस साल हुआ वो अगले साल भी होगा, कि फर्नीचर बार बार सेल करने की चीजें नहीं है। सेम ऐसे ही कि लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर है, किराना स्टोर के लिए ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अब की बार भी लॉस हुआ है, आने वाले टाइम में दोबारा फिर लॉस होगा। तो यहां हमने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने यानी कि इस पॉइंट को सिर्फ इस माइंड में एक चीज रखनी है इस पॉइंट के लिए,
कि आप ये चीज देखो, क्या वही लॉस उसकी नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ, ये लॉस बार बार होने वाली नेचर का है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बार बार होने वाले नेचर का नहीं है, तो आप उसका इफेक्ट वहां से हटा दोगे। मीन्स आप क्या करोगे, अब नॉर्मल लॉस अगर कोई है किसी ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो आप उसको दोबारा से ऐड कर दोगे। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि 2018 में, जो 2018 ईयर है, कि जैसे हम ये बता रहे थे कि 2018 में लॉस हुआ था 90,000 का। अगर ये कह दीजिए कि उस ईयर लॉस हो गया था हमारा फायर की वजह से 2,30,000 का, तो यहां हम कहें कि लॉस 90,000 ये दिखा रहा है कि इस एडजस्टमेंट को करने के बाद भी कि उस साल 2,30,000 चार्ज किए गए थे। 2,30,000 चार्ज करने के बाद अगर 90,000 लॉस आ रहा है, इट मीन्स उस साल हमें वैसे तो प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट कितना था, वो था हमारे पास 1,40,000 का था, कि 1,40,000 का लॉस था। कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि लॉस नहीं था उस साल, था प्रॉफिट हमारे पास 1,40,000 का। लेकिन हुआ क्या कि वैसे तो प्रॉफिट में थे हम, लेकिन फायर की वजह से लॉस हो गया 2,30,000 का। उसकी वजह से हमारे पास क्या आया, 90,000 लॉस आ गया, जो हमें यहां पर शो हो रहा है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि रियल में तो जो हमारा बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट था वो क्या था, 1,40,000 था। तो मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, इस ईयर का जो भी हमें शो करना है वो हम इतना प्रॉफिट शो करेंगे, हम 90,000 लॉस के शो नहीं करेंगे। हम इस ईयर के 1,40,000 जो है प्रॉफिट के शो करेंगे। या ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो आपने करना क्या है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है किसी ईयर से चार्ज किया जा चुका है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को आपने यहां दोबारा से ऐड कर देना है। उस नॉर्मल लॉस को आपने दोबारा से ऐड कर देना है उस ईयर के प्रॉफिट में। तो यहां हम क्या करेंगे, 90,000 हमारे लिए हमारे पास नेगेटिव अमाउंट थी, इसमें हम 2,30,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1,40,000 प्रॉफिट के। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट था। अब हमारे पास पॉइंट आता है, जो केस हमारे पास आ सकता है वो इस तरह का है कि 1 अप्रैल 2018 को क्या हुआ कि बिजनेस ने परचेज किया एक कंप्यूटर परचेज किया 1 लाख का, और बाय मिस्टेक, अब हमें सबको पता है कि जो कंप्यूटर है हमारे लिए असेट्स होती है, हम उसको असेट्स में लिखते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसको एक्सपेंसेस मान लिया। उससे मिस्टेक होगी कि उसने इसकी एंट्री एक्सपेंसेस में कर दी। अब जब उसकी एंट्री एक्सपेंसेस में कर दी तो इसका मतलब क्या है, उस ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा शो हो रहे होंगे, जबकि वो गलत किया है उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि जैसे कि यहां कहा गया कि 1 अप्रैल 2018 को परचेज किया था, मींस जो 2018-19 ईयर है, जो ईयर था 2018-19, उसका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख चार्ज करने के बाद लिखा हुआ है। अब 2019 का जो प्रॉफिट था वो तो 65,000 था, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वो तो 65,000 था। इसका मतलब क्या है कि रियल में जो उस साल का प्रॉफिट था 65,000 नहीं था, क्योंकि उस साल बाय मिस्टेक हमसे 1 लाख के एक्सपेंसेस ज्यादा लिखे गए थे उसमें, जो कि एक्सपेंसेस थे ही नहीं। इसका मतलब उस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1,65,000 था। लेकिन हमारी गलती की वजह से ये 1 लाख एक्सपेंसेस लिखे जाने की वजह से वो सिर्फ 65,000 शो हो रहे थे। तो हमने कहां जाना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है, जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम यहां से क्या हुआ, हमने चेक किया कि 65,000 प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कितना था, 1,65,000। अब ये कहते हैं, इन्होंने एक लाइन और इसमें ऐड कर दी कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज्ड 10% पर एनम, कि उस कंप्यूटर पे 10% डेप्रिसिएशन भी लगना था। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने उसको असेट्स तो मानना ही नहीं है, उनसे बाय मिस्टेक असेट्स में तो लिखा ही नहीं गया वो, क्योंकि अगर असेट्स में लिखते तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन उन्होंने इस ईयर ये असेट्स मानना ही नहीं था, उनसे मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने इसको एक्सपेंसेस में लिख दिया था। मींस इसका मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। तो इट मींस कि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस बनता है उस ईयर का, तो हम यहां क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जरूर लेस करेंगे। कि हमने चेक किया कि प्रॉफिट कितना बन रहा था, कि 65,000 था, 1 लाख गलती से इसमें से लेस हो गए थे,
तो हमने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करके लिख दिया कि रियल में प्रॉफिट क्या था 1,65,000। तो यहाँ लेकिन उस ईयर डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ था, तो हमें तो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन तो लेस होना चाहिए था। तो हमने उस ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि 1 अप्रैल को परचेज की थी 1 लाख की, 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन हुआ 10,000। मीन्स रियल में जो प्रॉफिट था 2019 का वो था 1,55,000। अब यहां एक पॉइंट उसने कहा है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से इस पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब हमारे पास इसका मतलब 2019 में डेप्रिसिएशन लगा है तो 20 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इसने तो इसको एक्सपेंसेस मान लिया था, तो उसने 2020 में भी नहीं लगाया होगा डेप्रिसिएशन। तो अब हम 2020 के प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट करेंगे कि 2020 का जो प्रॉफिट दिखा रखा है वो दिखा रखा है 1,77,000, लेकिन रियल में जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो उसका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा। तो हमने वही किया कि हमें दिखा रखे 1,77,000 प्रॉफिट, इसमें से अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ था तो हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन आया कैसे, 1 लाख था हमारे पास कंप्यूटर 2018-19 में, डेप्रिसिएशन लेस होके उसकी वैल्यू रह गई थी 90,000, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के लिए हम जो 90,000 है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 9,000। मींस 2020 का जो प्रॉफिट है वो है 1,68,000। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हमने करनी है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है कि जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि किसी ईयर से प्रॉफिट से रिलेटेड कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें एनुअल चार्जेस भी शो करने चाहिए, कि हमें टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹10,000 शुड बी मेड, कि हमें एनुअल चार्जेस भी लगाने होंगे इस मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए। अब यहां पर आपके पास दो पॉइंट हैं कि एनुअल चार्जेस तो मीन्स हर एक साल के हैं, कि हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्जेस जो है हमारे 10,000 की वो भी चार्ज करने चाहिए हर एक साल, वो ये कह रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हर एक साल में से डिडक्ट कर दो, एनुअल चार्जेस के लेस कर दो, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में नॉर्मल एक्टिविटी है कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो यह है कि हम हर एक साल के प्रॉफिट में से 10-10 हजार लेस कर देंगे कि मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम के। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हर एक साल 10,000 लेस ना करके जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से आप एक बार में ही उसको लेस कर दो। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो आप इसको यहीं से ही एक लेस कर दो कि हर एक साल में से लेस कर दो 10,000 करके। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा यहां पर एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसका यूज करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। और एवरेज का तो आपको पता ही है कि कैसे निकाले